आज का जो हमारा सेशन है वो फिजिक्स है। फिजिक्स में आज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ये जो मेरा क्लास है ये एनसीईआरटी पे आधारित है और बीपीएससी को देखते हुए बनाया गया है। और बीपीएससी आज के दिनों में देखेंगे बीपीएससी का क्वेश्चन तो 9th-10th से ऊपर और 11th-12th से नीचे, यानी कि मध्यम में उसका क्वेश्चन आ रहा है। ना तो ज़्यादा भारी है ना तो ज़्यादा आसान है। अब वो समय चला गया कि लूसेंट पढ़ लेते थे और क्वेश्चंस बन जाते थे। व्यवहारिक ज़िंदगी से जुड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम फिजिक्स डेली लाइफ में जो यूज होता है उससे रिलेट करके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा डेप्थ में भी पूछने लगा है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हुए आपको फिजिक्स का क्लास लेंगे। तो चलिए आज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स को देखते हैं। फिजिक्स है क्या? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? ऐसे कहे तो डिफिनेशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज कंसर्न विथ all aspects of nature on both the macroscopic and microscopic macro लेवल। आप ये कहें कि हमारे नेचर में जो भी घटनाएं घट रही है तो हमारे फिजिसिस्ट, हमारे साइंटिस्टों के द्वारा उसको स्टडी किया गया। उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उस घटनाओं को मैथमेटिक्स के सहारे इक्वेशन के फॉर्म में बताने का कोशिश किया। उसी को हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। बेसिकली फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स का हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हायर फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स है। लेकिन जो न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन है या बेसिक्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारी चीज़ जो बेसिक लेवल पे जो है उनको सिंपल आप थ्योरी से समझ सकते हैं। जब हायर में जाएंगे, जब उन्होंने प्रूव किया होगा तो उस टाइम हायर मैथमेटिक्स का यूज होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आपको पढ़ना है उसमें घबराने की बात नहीं है। कोई 11th-12th IIT JEE का प्रिपरेशन नहीं करते हैं कि आपको मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस आना ही चाहिए समझने के लिए। जैसे वेलोसिटी पढ़ेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लेकिन आगे हायर में जाएंगे तो आप वही वेलोसिटी को पढ़ेंगे। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को पढ़ेंगे तो dv/ds/dt होता है, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस, मतलब ds/d होता है। स्मॉल डिस्टेंस के लिए स्मॉल टाइम में क्या होगा, इस तरह से पढ़ते हैं। एसिलेशन को पढ़ेंगे तो फिलहाल एसिलेशन को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में, पढ़ते हैं 9th-10th में कि चेंजिंग वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंजिंग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को माइनस करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एसिलेशन निकल जाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलरेशन। लेकिन जब हम पढ़ेंगे आगे हायर में पढ़ते हैं तो वहाँ dv/dt इस तरह से पढ़ते हैं। ये कैलकुलस में पढ़ा जाता है, कैलकुलस के सहारे इस इक्वेशन को समझा जाता है। लेकिन अभी हमको ये इतना वास्ट में नहीं जाना, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। आप समझिए इस चीज़ को कि मान लीजिए कोई चेस प्लेयर है, चेस प्लेयर चेस खेल रहा है और आप खड़े होकर देख रहे हैं। आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको चेस का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हैं धीरे धीरे ये दोनों व्यक्ति जो चेस खेल रहे हैं किस तरह से प्ले करते हैं, चेस प्लेयर किस तरह से खेल रहा है, और धीरे धीरे अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि घोड़े का चल क्या है, हाथी का चल क्या है, राजा रानी कैसे चेक पॉइंट और चेक होता है, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। सेम उसी तरह नेचर जो है हमारा,
वो, तो नेचर जो है लाइक ए बिग चेस गेम प्ले हो, और नेचर के द्वारा ये गेम प्ले हो रहा है, और ये इवेंट हो रहा है नेचर में लाइक ए मूवमेंट ऑफ ग्रेट गेम्स, लाइक ए ग्रेट गेम की तरह, मूव ऑफ ग्रेट गेम की तरह हो रहा है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेचर में जो भी घटनाएं घट रही है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको समझते हैं और तब उसका कुछ नाम देते हैं। जैसे आपको न्यूटन साहब बोले थे, न्यूटन साहब बोले कि ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु की अपनी ओर, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि उन्होंने कहा था कि एप्पल जो है, एप्पल ट्री से गिर रहा है, इसका मतलब पृथ्वी अपनी ग्रेविटी फोर्स के कारण अपनी ओर खींच रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन कहा तब एप्पल पृथ्वी पर गिरने लगा और गिरने लगा पृथ्वी होकर। एप्पल पहले से ही पृथ्वी पर गिरता था, ऐसा था नेचर में, ये सब घटनाएं घट रही थी, बशर्ते साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए, उन्होंने ऑब्जर्व किया, समझा और उनका नाम दिया। तो इस तरह से हम फिजिक्स क्या है, नेचर की स्टडी को समझते हैं और उसको एक इक्वेशन के रूप में ड्राइव करते हैं, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। जिस तरह से चेस, आप नेचर जो है एज ए चेस गेम प्ले कर रहा है हमारे अराउंड अस, जो भी गेम्स, जो भी घटनाएं घट रही है उसको हम लोग स्टडी करते हैं एज ए फिजिसिस्ट, और फिर इक्वेशन देते हुए फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे जहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है हर एक चैप्टर में वो एक कंबाइंड इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर कहीं अलग बुक को पढ़ोगे तो अलग अलग चैप्टर में बात लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी बहुत सारी बातों को एक ही चैप्टर में बोल देता है। तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में जो पहला चैप्टर एनसीईआरटी का देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारे साइंटिस्ट ने कौन कौन से लॉ दिए, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम नेचर के लॉ, जैसे नेचर में, यूनिवर्स में है, दो मासेज है, मान लीजिए दो मास है m1 और m2, इसका डिस्टेंस अगर r है तो दोनों मासों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2 होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² होता है। तो इसको हम मैथमेटिक्स के सहारे ही हम इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं कि दो यूनिवर्स में दो मास है, उस मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो उसके मास के मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है। तो इस तरह से हम इसको मैथमेटिक्स के सहारे हम बताना चाहते हैं। यानी कि आप r² है, यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, ये दोनों मासों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह से मैथमेटिक्स के सहारे हम इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, और वो नेचर की घटनाओं को हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दिया, जिसका हम स्टडी करेंगे फिजिक्स में। तो कुछ बेसिक, कुछ साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट का नाम हम लिखते हैं और उनके द्वारा क्या डिस्कवर किया गया वो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, हम उसी को बेस मान के चलते हैं, उसी को आधार लेके चल रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही आप बहुत चीज़ों को समझ पाएंगे, तो फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो देखिए न्यूटन साहब है, न्यूटन्स, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक लॉ दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये लॉ कहता है। तो न्यूटन साहब बोले कि ईच एंड एवरी मैसिव body attracts each other by virtue of their masses. This phenomena is called the gravitation। यानी कि दो मासेज हैं
m1 m2, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कितना लगता है इसके बारे में बताएं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मास के मल्टीप्लाई का होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके डिस्टेंस का, मान लीजिए डिस्टेंस आर है, होता है। तो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट हटाएंगे तो एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होगा। यहाँ से आप ये जो जी है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं जी को। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 10⁻11। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और इसका यूनिट भी आप निकाल सकते हो, एफ बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू एम। तो इस तरह से आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है यूनिट क्या होता है। देखिए अभी इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, आगे का फिजिक्स हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी जो इसके बाद जो अब मेरा दूसरा क्लास होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट क्या होता है। उसके बाद हम स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे कितने पार्ट्स में रखते हैं तो उसको फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के आधार पे हम वेक्टर और स्केलर में डिनोट करते हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, कौन या वेक्टर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन में हम आपको पढ़ाएंगे लीनियर मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम आपको बात करेंगे। उसके मोशन के बाद हम पढ़ेंगे फोर्स चैप्टर हो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में हम बता रहे हैं कि क्या क्या फिजिक्स में हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ा और साइंटिस्टों ने क्या क्या ऑब्जर्व करके और कौन से इक्वेशन दिए, थोड़ा ब्रीफ नॉलेज, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास ओवरव्यू लेना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम आप जी का यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूट, यहाँ से आप निकाल लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, इस तरह से आप निकाल सकते हो। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और केजी होता है, नीचे मास है तो मास का क्या होगा? केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। तो इस तरह से आप न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी मीटर स्क्वायर, अब इससे आप इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला आप पहले से जानते हैं तो निकाल के समझ लीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए बताएंगे। उसके बाद न्यूटन साहब और क्या नियम दिए? लॉज ऑफ मोशन और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के भी बारे में बताएं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, बस इतना ही। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ है। क्या है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ इसको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड में आए एक साइंटिस्ट हैं गैलीलियो, इन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया।
जिसको जरूरत बोलते हैं। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। यानी कि इनर्शिया मास से रिलेटेड है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर्शिया के बारे में न्यूटन साहब बोले हैं। न्यूटन साहब इनर्शिया के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ इनर्शिया दी है, लेकिन वो फर्स्ट लॉ, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उन्होंने कहा कि जो वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे रेस्ट की ओर। इसलिए आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बस में चलते हैं, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से पैसेंजर आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो इसका कारण है कि पहले तो मेरा बॉडी जो है, बॉडी का निचला पार्ट जो है बस से अटैच है, उसका पार्ट वो ब्रेक लगने पे वो रुकना चाहता है, लेकिन अपर वाला पार्ट जो है मेरा, उसकी टेंडेंसी होता है मोशन का, तो अपनी मोशन को बनाए रखना चाहता है तो थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से, लेकिन इसका जो है लॉ ऑफ इनर्शिया का जो सिद्धांत दिया था, वो लॉ ऑफ इनर्शिया वो गैलीलियो ही ने दिया था। क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, सेट में भी लिखा हुआ ऐसा ही है, उन्होंने ही पहले ये बताया था, फिर बाद में न्यूटन ने उसको एक्सप्लेन किया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन गैलीलियो का ही दिया हुआ है। ओके, ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको थोड़ा समझिए। लॉ ऑफ इनर्शिया रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू मास। जितना अधिक मास होगा, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा। जितना अधिक इनर्शिया होगा उतना अधिक मास होगा। भारी वस्तु अपनी अवस्था बदलने का ज़्यादा विरोध करती है। यानी कि भारी वस्तु, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास पंप सेट है, आप देखे होंगे एक पंप सेट, इसमें एक फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील लगा होता है, पंप सेट में फ्लाईव्हील लगा होता है। उसका देखिएगा, उसका मास बहुत ज़्यादा होता है फ्लाईव्हील। किसमें? पंप सेट में। ये इसलिए लगा होता है, अगर ये नहीं होगा तो, अगर इसको देखेंगे आप चलाओगे हैंडल लगा के तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार घूम गया तो मोशन में आ गया तो उसको छोड़ दोगे तो बहुत टाइम के बाद वो रेस्ट में आना चाहता है। मतलब अपनी अवस्था को वो, जैसे उस पहले मोशन में नहीं था तो उसमें इनर्शिया इन मोशन में नहीं था, लेकिन वो अपनी अवस्था मोशन भारी होने के कारण वो अपने रेस्ट में रहना चाहता था। लेकिन जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए जोर से, मोशन में आया तो उसकी टेंडेंसी हो गया मोशन में रहने का, क्योंकि मास ज़्यादा है तो मोशन में रहने का। तो इससे क्या होता है, स्मूथली मेरा इंजन चलता है और कम फोर्स लगाना पड़ता है, कंपन नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है। तो इनर्शिया का खेल यहाँ एप्लीकेशन है साइंस में, अब फील कीजिएगा। तो इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या कुछ ने दिया, गैलीलियो ने दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह थर्ड में है कूलम्ब्स। कूलम्ब साहब क्या बोले, कूलम्ब साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया। उन्होंने 4 पार्टिकल, कूलम्ब में से चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इसके बीच जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन्होंने भी कहा 2 चार्ज पार्टिकल है तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज का मल्टीप्लाई का होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का होगा। यानी कि कूलम्ब्स लॉ में चार्ज डायरेक्टली Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 बाय R² होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², इसके बारे में बताएंगे जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि
ये चार्ज पार्टिकल को हो सकता है किसी लिक्विड में रख दें या किसी मॉइस्ट एयर में रख दें या ड्राई एयर में रख दें, किसी लिक्विड में ड्रो कर रख दें, तो इसके फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये डिपेंड करता है ये कांस्टेंट पे, ये बताएंगे आपको। अभी फिलहाल समझिए, यानी कि दो सेम चार्ज होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है Q1, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी कि लाइक चार्ज रिपेल। फिर दूसरा नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके जो बीच फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, रिपेल्सिव नहीं होता है, वो अट्रैक्ट करता है एक तरह से, ठीक है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल के बीच जो होता है, ये जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपेल्सिव भी हो सकता है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसी तरह न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी मुझे पढ़ना है, रेडिएशन के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, सब का ब्रीफ में आपको पढ़ाएंगे आगे का चैप्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पीएन जंक्शन, इन सब के बारे में हल्का हल्का ब्रीफ में आपको बताएंगे, ठीक है। फिर एक केपलर साहब थे, 4 में कौन सा नंबर है, 4 केपलर थे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। केपलर्स, उन्होंने लॉ दिया, क्या लॉ दिया इन्होंने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, ग्रहों का जो मोशन होता है, ग्रहों का मोशन के बारे में, ग्रहों के गति को समझाने के लिए 3 नियम दिए। क्या दिए? 3 नियम। फर्स्ट लॉ में क्या कहा इसने? फर्स्ट लॉ में कहा जो ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। सूर्य उस दीर्घवृत्त का एक फोकस पॉइंट है, और जो सूर्य है, ये इलिप्टिकल पाथ होता है, इसका जो फोकस होता है, ये इस फोकस जो है, ये इसका पार्ट, यानी कि सूर्य का स्थिति यहाँ होता है और इस इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। फिर सेकंड लॉ है, ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी सूर्य के पास आने पे तेजी से चलता है और दूर जाने पर सूर्य के पास कोई भी ग्रह तेजी से सूर्य के पास तेजी से घूमती है और दूर जाने पर धीमी हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया, इसको डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। इस तरह से भी इंट्रोडक्शन क्लास है। और थर्ड लॉ भी दिया उन्होंने, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में सिर्फ एक इक्वेशन दिए थे, T² म्यू और RQ के बराबर होता है। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। जैसे आपको लीजिए मास,
मास एंड वेट क्या होता, मास और वेट क्या होता, आप इसको कैसे समझते हैं, मास क्या होता है। तो मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ होता है, ये क्वांटिटी होता है, क्या होता है, ये क्वांटिटी ऑफ द मैटर होता है। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, पदार्थ का मात्रा होता है ये। मैटर कंटेन इन इट, इसमें कितनी मात्रा है। अब मास ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, केजी। यानी इस मास, अभी देखिए मास और वेट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो मास जो बॉडी का होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि अगर यहाँ मास 10 केजी है तो इंग्लैंड में भी 10 केजी ही होगा, अमेरिका में भी होगा, चांद पे भी होगा, मंगल ग्रह पे भी वही मास होगा, लेकिन उसका वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वेट क्या होगा, वेट, ये जो वेट है, तो वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विथ विच इज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पे कोई वस्तु है, ये गेंद है, नीचे की ओर गिरता है, तो पृथ्वी जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो वो एक फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ उस मास पे लगता है। तो उस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। तो वेट क्या है, इट इज ए फोर्स, फोर्स with which it is attracted towards the center of अर्थ। ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जब भी आपको वेट पूछे तो ये मत बोल दीजिएगा वेट अपना, अरे भाई तुम्हारा वेट कितना है, मेरा वेट 10 केजी है। तो मास और वेट अंतर है। तो मास क्या है, उसकी क्वांटिटी को बताता है, मैटर की कितना उसमें कंटेन है, कंटेन है उसमें कितना वो उसमें है। और वेट क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण जो फोर्स लगता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी के साथ, उसको हम वेट बोलते हैं। इसलिए वेट बराबर होता है W बराबर को आप देखते होंगे मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये जी। और इसीलिए आप देखते हैं लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, लिफ्ट में नीचे जाएंगे तो मेरा वेट बढ़ेगा, कि ऊपर जाएंगे तो मेरा वेट घटेगा, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट है। लिफ्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो उसका वेट क्या होगा, mg होगा। अगर लिफ्ट वो एक्सीलरेट अपवर्ड करेगा तो उसमें कुछ कमी आएगा। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वेट और मास में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए थोड़ा हम बता ही देते हैं। जैसे लिफ्ट में जब आप अपवर्ड जाते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में,
तो मेरा वेट बढ़ जाता है, ऐसा फील होता है। तो वेट क्या हो जाता है, m/g, और एक एक्सीलरेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। उसी तरह आप डाउनवर्ड जाते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट मेरा जो है हल्का महसूस, आप हल्का फील कीजिएगा, mg - से। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो उसी तरह हम देखते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, मान लीजिए कोई बॉडी टेबल पे रखा हुआ, उसका मास m है, तो बॉडी में वेट कितना mg लग रहा होगा, मास m है तो mg नीचे वेट लग रहा होगा, और जितना वेट नीचे लगता है उतना ही उसके टेबल भी उस बॉडी पे वेट लगाता है, उसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर राइट डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर एरो लगाते हैं। तो ये दोनों, ये सरफेस हो गया और ये बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तो ये जो अपोज करता है वो अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, हम फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से ये समझिए बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ऑलवेज समझिए। फिर हम आगे बताएंगे कि फ्रिक्शन के टाइप क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेमेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर कोई बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके सरफेस जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है किसी सरफेस के, उस सरफेस के द्वारा उस बॉडी पे जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जो उसके मोशन के अपोजिट लगता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आप समझ लीजिए। उसी तरह हम लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश, इसमें बहुत सारे लॉ हैं, दो ही लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मिराज के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिराज के बारे में पढ़ेंगे। ये रेगिस्तान में देखने को मिलती है, गर्मी के दिनों में आप हाईवे पे चलते हो, कार ड्राइव कर रहे हो, तो आपको सामने में दिखाई देगा जो कि पानी है रोड पे, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये क्यों होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। इंद्रधनुष के बारे, रेनबो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर, मिरर को पढ़ाएंगे। मिरर में क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आपको BPSC के एग्जाम या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देखोगे तो आपको लाइट चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लाइट एंड साउंड से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, यही फिजिक्स है। इसी का स्टडी करते हैं और उसको मैथमेटिक्स के रूप में हम पेश करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे कुछ ओम्स लॉ क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल क्या होता है, रेसिस्टेंस का जो होता है सीरीज में और पैरेलल में, इस तरह से रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, किर्चॉफ्स लॉ क्या है, किर्चॉफ्स लॉ के पढ़ेंगे। इसमें दो लॉ है, किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या है, किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज क्या, वोल्टेज लॉ। इसमें हम देखते हैं कि टोटल नेट करंट के जंक्शन पे क्या होता है, और अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द क्लोज लूप में क्या होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के फ्लो होने से हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा, VIRT, यानी कि I² RT, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
जिसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या है। तो इस तरह से हम फिजिक्स को देखेंगे। फिर देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ये सब यहाँ से क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन, थ्योरीटिकल थ्योरी पे आधारित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 जो होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, और फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, ड्राइव यूनिट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा मोशन क्लासेस से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम जो आपको पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे का फिजिक्स का। तो ये मेरा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बेसिक इंट्रोडक्शन था और बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग फिजिक्स, जो फिजिक्स क्यों और कैसे हुआ, और इसको जो है अध्ययन करके हम कैसे मैथमेटिक्स के हेल्प से हम कैसे नेचर में जो भी घटनाएं घट रही है उसके बारे में हम पढ़ें। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।